हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड पेपर चल रहा था टॉट वाला, उसकी सीरीज के अब हम लेकर के आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस तो हमारे पूरे हो चुके हैं, अब है शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी। तो जैसे आपने हमारा पेपर देखा होगा, उसमें हमने इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हैं और उन तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन हम लेकर के आ गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। क्या है पहला क्वेश्चन, जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल करके हो जाइए रेडी। देखिए पहला क्वेश्चन है क्षति की दूरस्थता। इट मींस के रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है और शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए उत्तर है वादी। देखिए वादी और प्रतिवादी का मतलब मैं फिर से आपको यहां पर बता दूं। वादी वह होता है जिसके साथ में कुछ गलत हुआ हो, और प्रतिवादी होता है उस गलत को करने वाला। या फिर वादी को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो एफआईआर करता है, सबसे पहले जो शिकायत करता है, उसी को बोलते हैं वादी। इट मीन्स कि हम शिकायतकर्ता को बोलेंगे वादी और उसके जो पक्ष में आएगा उसको बोलेंगे प्रतिवादी। ठीक है, तो वादी मतलब कि शिकायतकर्ता को अपने द्वारा नुकसान प्राप्त करने में वह तभी सफल होगा जब वह यह सिद्ध कर देगा, मतलब कि यह प्रमाण, इस बात का प्रमाण कर देगा, सिद्ध कर देगा कि उससे क्षति पहुंची है। मतलब कि क्षति का मतलब हानि या फिर नुकसान, उसे नुकसान पहुंचा है, तभी उसको वह जो है वो प्रतिवादी से अपने नुकसान की भरपाई करवा सकता है। वास्तव में कर्तव्य भंग के परिणाम स्वरूप थी वह, और यह भी सिद्ध करेगा कि वो कर्तव्य भंग जो हुआ है प्रतिवादी का, उसी का परिणाम था कि उसको नुकसान हुआ। यदि वह यह सिद्ध हो जाता है कि क्षति कर्तव्य भंग के कारण हुई, तो नुकसान को दूरस्थता का प्रश्न उठेगा। मतलब कि अगर यह बता दिया जाए, यह प्रमाण हो जाएगा पहले कि जो क्षति हुई है वो कर्तव्य भंग के कारण हुई है, मतलब जो प्रतिवादी का जो कर्तव्य वो भंग हुआ उसके कारण हुई है। और फिर यहाँ पर एक और प्रश्न उठेगा, दूरस्थता, नुकसानी की दूरस्थता। तो अब उसको समझ लेते हैं। देखिए नुकसानी की दूरस्थता के सिद्धांतवादी नुकसानी तभी प्राप्त कर सकता है जबकि नुकसान दूरस्थ नहीं है। मतलब कि अब जब उसने प्रमाण कर दिया कि उसी के कारण से यह हुआ है, उसी के कारण मेरी क्षति हुई है, तो प्रश्न उठेगा कि यह जिसमें जो है नुकसान दूरस्थता तो नहीं है, क्षति दूरस्थता तो नहीं है, क्योंकि अगर क्षति दूरस्थता होगी तो प्रतिवादी जो है वो उसकी भरपाई नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर नुकसानी दूरस्थता नहीं है तो वो उसकी भरपाई करेगा। किसी विशिष्टवाद में यह निर्धारित करने के लिए कि नुकसानी दूरस्थ है अथवा नहीं, इसके 2 सिद्धांत है। देखिए वो नुकसानी दूरस्थ है या नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब उससे हम 2 चीज़ों से पता लगाएंगे, और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अगर ये भी पता चल जाएगा, इस जो हम अभी पता लगाने वाले हैं उससे ये पता चल जाएगा कि वो क्षति की जो पूर्ति है वो करेगा या नहीं करेगा। अब इसके 2 मुख्य सिद्धांत है। पहला है प्रत्यक्ष परिणाम का सिद्धांत, दूसरा है युक्ति युक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो अब इन दोनों को समझ लेते हैं। चलिए, तो पहला है प्रत्यक्ष परिणाम का सिद्धांत या परीक्षण, टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई युक्ति युक्त व्यक्ति हम कैसे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, तो हम युक्ति युक्त को कहेंगे यहाँ पर बुद्धिमान। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह पूर्वानुमान लगा लेता है, पूर्वानुमान को कहते हैं गैस। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह गैस कर लेता है कि प्रतिवादी के दोषपूर्ण कृत्य से वादी को क्षति हो सकती है, तो प्रतिवादी अपने कृत्य के सभी प्रत्यक्ष परिणामों के लिए दायी होगा। इट मीन्स कि जब ये चीज़ें पता चली, ठीक है, मतलब कि ये इसमें क्या है, कोई ऐसा तो वो ऐसी कोई परीक्षा या फिर ऐसा कोई प्रैक्टिकल या फिर ऐसा कोई चेकअप तो है नहीं जिससे पता लगा लिया जाए हाँ भी ये हुआ था या नहीं हुआ था। तो उसमें क्या होगा, जब ये वाद आएगा, ठीक है, तो उसके बाद में उस पर विचार किया जाएगा। तो विचार करने के बाद में यहाँ पर जो कोई युक्ति युक्त मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वो ये कह देता है कि हाँ उसके इसी क्षति की वजह से ये हानि हुई है, तो वो सबसे पहले यहीं पर पकड़ा जाएगा और यहीं पर उसकी पूर्ति करेगा। लेकिन अब है इसमें प्रत्यक्ष परिणाम।
प्रत्यक्ष परिणाम के सिद्धांत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण वाद रिपोलिम्स है। ठीक है, इस वाद में मेसर्स पॉलिमिस तथा बोयाजाइडस एक ग्रीक जहाज के स्वामी थे। मतलब कि जो बोयाजाइडस हैं वो एक ग्रीक जहाज के क्या थे, मालिक थे, तथा उन्होंने यह जहाज एक संविदा के अंतर्गत फर्नेस विधि एंड कंपनी को दे दिया। मतलब कि एक संविदा के अंतर्गत उसको किराए पर दे दिया कि भैया चलो तब तक तुम इसको यूज कर लो, ऐसे समझो। अब संविदा के अंतर्गत दोनों ही पक्षकार अग्नि से उत्पन्न दायित्व से मुक्त थे। मतलब कि अग्नि के मतलब अग्नि से उत्पन्न जो दायित्व होते हैं उससे पता नहीं था कि अग्नि का दायित्व क्या होता है। अब क्या है कि फर्नेस तिथि एंड कंपनी ने उक्त जहाज पर बड़ी संख्या में बेंजीन अर्थात पेट्रोल के टिन लाद दिए। मतलब कि जिस कंपनी को उन्होंने वो किराए पर दिए था उस कंपनी ने ना तो उस कंपनी ने उसको बताया जहाज के मालिक को, और उस पर लाद दिए टीन, किसके, वो भी पेट्रोल से भरे हुए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, यात्रा के दौरान बेंजीन के टीन रिसने लगे। इसके परिणाम स्वरूप उस स्थान पर यथेष्ट मात्रा में बेंजीन की भाप, ये भाष नहीं है भाप है, भाप इकट्ठी हो गई। एक बंदरगाह पर जब सेवक जहाज के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा रहे थे, उनकी अपेक्षा के कारण एक लकड़ी का तख्ता उसी स्थान पर गिर गया जहां पर पेट्रोल की भाप थी। लकड़ी के तख्ते के गिरने से एक चिंगारी निकली तथा बेंजीन या पेट्रोल की भाप में तुरंत आग लग गई, जिससे सारा जहाज नष्ट हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब कि जहाज के मालिक को नहीं पता है, उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो जहाज नष्ट हो गया। तो जहाज के स्वामियों ने फर्नेस विधि एंड कंपनी से जहाज का मूल्य मांगा, परंतु उन्होंने कहा कि उनका कोई दायित्व नहीं था। मामले को निपटने हेतु विवाचकों को सौंपा गया। विवाचकों ने निर्णय दिया कि इस बात की पूर्व कल्पना की जा सकती थी कि लकड़ी के तख्ते के गिरने से नुकसान होगा, परंतु यह पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उससे चिंगारी उत्पन्न होगी। इस निर्णय के विरुद्ध कोर्ट ऑफ अपील में अपील की गई। कोर्ट ऑफ अपील ने निर्णय दिया कि चूंकि फर्नेस विधि एंड कंपनी कर्मकार लकड़ी तक के गिरने के लिए जिम्मेदार थे, कंपनी उनके द्वारा की गई उपेक्षा के सभी प्रत्यक्ष परिणामों के लिए जिम्मेदार होगी। इस प्रकार कट ऑफ अपील ने धारित किया कि फर्नेस विधि एंड कंपनी जहाज की क्षति के लिए 2 लाख पाउंड प्रति कर देगी। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स उसके मालिक को नहीं पता था, लेकिन जो वहां पर पेट्रोल था उसके भी बारे में उसको नहीं पता था, लेकिन वो जो पेट्रोल है वो तख्ता के गिरने से हुआ, और तख्ता जिस कंपनी के एम्प्लॉय ने डाला उस कंपनी को, जिस कंपनी का जहाज था उसको 2 लाख पाउंड देने पड़े क्षतिपूर्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो ये था जो हानि की दूरस्थता खत्म करने का हो, क्योंकि वहां पर व्यक्तियों ने पता लगा लिया कि वो कैसे हुआ था। अब नुकसान की दूरस्थता से संबंधित नियम, अब इससे संबंधित जो नियम है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आशयायित परिणाम। आशयायित परिणाम कभी दूरस्थ नहीं होते। विधि में यह उपधारणा प्रिजम्पशन की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कृत्य या आचरण के आवश्यक या प्राकृतिक परिणामों का आशय करता है। अब है बिना आशय के होने वाले परिणाम। यदि परिणाम अन्य किसी के हस्तक्षेप का कारण है या मूल कारण की कड़ी टूट जाती है तो परिणाम दूरस्थ माने जाएंगे। कारण की कड़ी निम्नलिखित कारणों से टूट सकती है। कौन से वो कारण है? नंबर 1, जहां प्राकृतिक घटना द्वारा हस्तक्षेप होता है। मतलब कि जब प्राकृतिक घटना जहां पर हो जाती है तो वहां पर जो ये है क्षति की दूरस्थता वहां पर आ जाती है। दूसरा है जहां किसी तीसरे पक्षकार के कृत्य द्वारा हस्तक्षेप होता है। मतलब कि जहां कोई और व्यक्ति आ जाता है तो वहां भी वो दूरस्थता हो जाती है। या नोवा काजा इंटरवेनिस तीसरे पक्षकार द्वारा हस्तक्षेप का कृत्य आवश्यक रूप से सदैव नोवा काजा इंटरवीनियस नहीं होगा, चाहे वह उपेक्षा करत हो या फिर वादी के विरुद्ध हो। अब ये जो है नोवा कॉजा इंटरवीनियस, इसमें होता है कि जो 2 लोग हैं उनके बीच में वो तीसरा आया है, चाहे वो उनकी मर्जी से आया है या फिर बिना मर्जी के आया है। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं। उदाहरण से देखिए, हेयनीज बनाम हार्वुड।
में 2 घोड़ों की एक गाड़ी को बिना किसी देखभाल के छोड़ दिया गया था। एक नटखट बालक ने घोड़ों के ऊपर एक पत्थर फेंक दिया, जिससे घोड़े भड़क गए, बिदक गए तथा भागने लगे। पुलिस स्टेशन में एक सिपाही जो उस समय ड्यूटी पर नहीं था ने झांककर घोड़ों को भागते हुए देखा तथा उन्हें रोकने की चेष्टा की। एक घोड़ा उसके ऊपर गिर जाने की वजह से उसके नीचे दब गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी दायी था, क्योंकि बालक द्वारा पत्थर फेंकने से कृत्य से जिससे कि घोड़े भागने लगे थे, बिना देखभाल के घोड़े की गाड़ी को सड़क पर छोड़ने तथा वादी को क्षति पहुंचने के मध्य कारण की कड़ी नहीं टूटी थी। ठीक है, इसमें मतलब कि इसमें लापरवाही किसकी थी? जिसकी लापरवाही, क्षति उसी को देना पड़ेगी भैया। लापरवाही थी किसकी? जो घोड़े का मालिक था। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या था। देखो, अब मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या था कि अगर वो मालिक वहाँ होता या फिर मालिक उस लड़के को छोड़ करके जाता कि तुम इसकी देखभाल करना, और वो ही उसे चोट मार देता, मतलब पत्थर मार देता, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता? क्षति की दूरस्थता आ जाती, तीसरा व्यक्ति उसमें आ जाता। लेकिन वो बच्चे का काम है, उसने कर दिया, ठीक है, लेकिन वो तो कैसे भी कर सकते, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर कुछ भी सही, लेकिन जिम्मेदारी सबसे पहले मालिक की थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहां पर उसको क्षति की पूर्ति देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। नोवस एक्टस इंटरवीनियंस के नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं। अब इसके अपवाद भी हैं कुछ, क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहले, यदि स्वयं प्रतिवादी ने जानबूझकर हस्तक्षेप का कृत्य कराया होता तो भाई देखो, उसमें उसने बच्चे से थोड़ी ना कहा था कि तू मार दे, हैं वो कह सकता है कि मैं तो कहीं भी इसको खड़ा करके चला जाया करता था, ये तो खड़े रहते थे, लेकिन उस बच्चे ने मारा, वो तभी तो भागे। तो ये एक तो ये बात है। तो यहाँ पर वो कह सकता है कि इस कंडीशन में मुझे यहाँ पर क्षति पूर्ति नहीं देनी चाहिए। दूसरा है, यदि परिणाम पूर्ण रूप से हस्तक्षेप के कृत्य के कारण नहीं है। देखिए, वहाँ पर पूर्ण रूप से उसका काम नहीं है, वहाँ पर बच्चा आया है तभी वो बच्चे ने पत्थर मारा है, तभी वो भागे हैं। बच्चा नहीं होता, पत्थर नहीं मारता तो वो नहीं होता, इसलिए दोनों में समानता नहीं है। तीसरा है, यदि हस्तक्षेप का कृत्य केवल एक अनैच्छिक कृत्य होता, मतलब कि उसका ऐसा कोई दायित्व होता कि मैं इसको छोड़ के जानूं, ये बच्चे उसको मार दे और वो भाग जाए यहाँ से, तो ऐसा कुछ उसके मन में होता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ये भी नहीं था। अब वो है, यदि हस्तक्षेप का कृत्य किसी कर्तव्य के पालन में किया गया है, मतलब कि कर्तव्य का उसने पहले से सोच रखा था, ठीक है, ये इस तरह से किया जाता है। आगे है, खतरे के चयन का सिद्धांत, अर्थात जहां प्रतिवादी के अपकृत्य के कारण वादी खतरे की स्थिति में होता है तथा उसे यह चयन करना होता है कि वह अपने को बचाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाए, तथा यदि उसका निर्णय गलत भी होता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कारण की कड़ी को तोड़ दिया। देखिए, अभी जो वो पुलिस वाला जो मरा था, मतलब मरा, उसको चोट लगी थी, अगर इसमें यह भी देखा जाएगा कि वो उसे कर क्या रहा था, मतलब वो बचा रहा था या फिर बचाने के चक्कर में उसने क्या प्रयास किया उसे रोकने का, क्या ऐसा तो नहीं है वो उसके पहिए को पकड़ना चाह रहा था। देखिए, जब बैलगाड़ी के उसको पहिए को पकड़ना चाह रहा था तो पहिए से तो वो रुक नहीं सकती, तो इस कंडीशन में, या फिर वो बैलगाड़ी के, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो घोड़े को पकड़ रहा था, या घोड़े के उसको मतलब घोड़े के चाबुक जो होती है उसको पकड़ रहा था, जो उसे रोकने वाला रास्ता होता है, वो कर क्या रहा था, ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, आगे है, यदि हस्तक्षेप का कृत्य गैर जिम्मेदार व्यक्ति का होता। देखिए, गैर जिम्मेदार व्यक्ति का अगर कार्य होता तब भी, लेकिन वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। आगे है, जहां हस्तक्षेप का कृत्य स्वयं वादी का है, ऐसी दशा में अंशदायी का प्रश्न उठता है। अब वो ये कह रहे हैं, देखो मैंने उससे थोड़ी ना कहा था हमारी गाड़ी भाग रही है तो पुलिस वाला आकर के उसे रोके, हमने थोड़ी ना कहा था, क्यों रोका उसने? नहीं रोकता तो उसको नहीं लगती, तो ये भी उसमें अपवाद था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा हानि दूरस्थता, मतलब क्षति दूरस्थता का प्रश्न, और ये हो चुका है यहाँ पर समाप्त। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 10 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा और गारंटी से 10 नंबर दे करके जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जो भी नए लोग देख रहे हैं। लाइक करना तो सबका बनता है दोस्तों, और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।